Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom, and today in this video I am going to show you the notes of class 11th Political Science chapter 3rd Election and Representation। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से मैंने आपको पूरे का पूरा जो नोट्स है किस तरह से पूरे के पूरे चैप्टर को हम इजीली समझ सकते हैं वो मैंने आपको पूरे का पूरे नोट्स में एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन के साथ देखिए मेनली मैंने लाइंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया तो आप उससे भी इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको पूरे का पूरे चैप्टर के क्या क्या मेन कंटेंट है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है इंट्रोडक्शन, और बिल्कुल इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बिकॉज चैप्टर का नाम ही है इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो हम पूरा का पूरा थ्रू आउट द किस तरह से कंट्री में इलेक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, कौन से सिस्टम है जिसके थ्रू होते हैं, तो वो सारा कंटेंट जो है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद देखिए इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। तो क्या होता है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, किस तरह से जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेसी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें आपका आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, और सेकंड है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और आप इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, और देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं इस चैप्टर की, वो मैंने कैपिटल लेटर से मेंशन करी है। साथ ही उसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उसको मैंने आपको कह सकते हो आप, मैंने उसको हाईलाइट भी किया है जिससे आप समझो कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया देखा जाए तो इसके अंदर टू सब हेडिंग्स आती हैं। फर्स्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में FPTP के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए सारे पॉइंट्स में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि अंडर दिस सिस्टम क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरा जो कंट्री है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये है आपका FPTP। इसके बाद देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इसको देखिए डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, तो वो भी मैंने मेंशन किया है। इसको प्लुरैलिटी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फिर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको शॉर्ट में PR बोलते हैं, और इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि प्रोपोर्शन के डिपेंड पे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ सीट्स जीतती हैं, उसके हिसाब से उनको सीट्स भी मिलती हैं। इसके बाद देखिए PR पूरा सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, और ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, PR सिस्टम फॉलो करता है। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ FPTP एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो देखिए FPTP, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले FPTP देख लेंगे PR सिस्टम क्या होता है तो फिर इजी भी हो जाता है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना। तो देखिए पहले मैंने आपके लिए नोट्स में रखा है FPTP, उसके अंदर सारे पॉइंट्स में लिखे हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं। और उसके जस्ट अपोजिट देखिए एक, अगर आप डिफरेंस बिटवीन में कंपैरिजन में एक कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है अगर एक आप लर्न कर लोगे। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसके बाद देखिए PR है, जिसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स यहाँ भी हैं, कंप्लीट पोर्शन दिया हुआ है। उसके बाद है हाउ डज PR वर्क इन राज्यसभा इलेक्शंस। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से राज्यसभा इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इवन जो फॉर्मूला है कि किसी विनर को जीतने के लिए एज अ कैंडिडेट, ठीक है, उसको डिक्लेयर करने के लिए एक फॉर्मूला भी, टोटल वोट्स पोल्ड कितने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1, और उसके बाद +1। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा फॉर्मूला भी इसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद देखिए राज्यसभा मेंबर्स कितने, हाउ टू बी इलेक्टेड, है ना। तो ये पूरा 4 एग्जाम्पल बताए ताकि आप इस फॉर्मूले को ईजिली समझ सको कि किस तरह से इस फॉर्मूले में आपको जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको राज्यसभा में किस तरह से PR फॉलो होते हैं। इसके बाद देखिए पूरी कंट्री में क्यों नहीं फॉलो होता है PR सिस्टम, ठीक है, सिर्फ राज्यसभा के इलेक्शंस में होता है, पूरी कंट्री में नहीं होता, तो उसके भी रीजंस दिए हुए हैं क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम। ठीक है, इंडिया में FPTP सिस्टम को क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि इंडिया जैसे बिग कंट्री में बिल्कुल कह सकते हो कि वोटर्स को चॉइस जो है वो सिंपली है ना बिटवीन पार्टीज हो, बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को ही मिलती है। तो ये इलेक्टोरल सिस्टम को पूरा फॉलो किया जाता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए वाई FPTP ही क्यों इसको फॉलो किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा है कि जनरली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, कॉलिशन, सब एक्स्ट्रा बोनस सीट्स है ना, तो ये सारी लाइन्स दी हुई है यहाँ पे, जो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और मैं आपको इस चैप्टर का फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड करूंगी, जहां मैं शॉर्ट में पूरा चैप्टर आपको मेन हेडिंग समझा दूंगी, तो वो फ्लो चार्ट भी देख लीजिएगा। साथ ही आपके नोट्स तो ये हुई हैं, और बाद में जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है लाइन टू लाइन, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद है देखिए रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये सारे रिजर्वेशन स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिजर्व की जाती है वो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए की जाती हैं, ताकि उनका भी प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी इंश्योर किया जा सके।
तो ये सारा पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये धीरे धीरे एक्सटेंड भी होते जाते हैं इस प्रोविजंस को अमेंडमेंट के थ्रू। इसके बाद है हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ टू बी रिजर्व। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनको रिजर्व करना है, तो ये करता है डेलिमिटेशन कमीशन। उसका ये काम है, वो ये काम को पूरा करता है कि किस तरह से रिजर्व करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन सी सीट्स एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद देखिए आपका ये सारे पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। किस तरह से थ्रू आउट द कंट्री फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। तो हमें बिल्कुल पता है कि एज ऑफ 21 1989 तक जो इंडियन सिटीजन थे उनकी एज 21 जिनकी है उनको राइट टू वोट मिलता था। बट अब जो है 1989 में जब अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उसके बाद इसको रिड्यूस करके एलिजिबिलिटी एज जो है वो 18 ईयर्स कर दी गई है। तो वो थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट भी दिया हुआ है, किस तरह से डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स जो है वो दी गई है, मेंशन की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, किस आर्टिकल के थ्रू क्या इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, किस ईयर में कितने लोग थे, मेंबर्स थे। तो वो सर एक्सप्लेन किया गया इन पॉइंट्स में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन का वर्क, इसका किस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर है, क्या टेन्योर है इनका, क्या एज ऑफ रिटायरमेंट है, कौन इनको रिटायर कर सकता है, तो ये सही कौन इनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन रिमूव कर सकता है वो दिया हुआ है। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं। सुपरविजन का काम है, वोटर्स लिस्ट को इंश्योर करना, इलेक्शंस के जो इलेक्शन स्केड्यूल होता है उसको प्रिपेयर करना। तो ये सारे जो है इसके काम बताए गए हैं, इसके फंक्शंस को। और इसके बाद देखिए आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है उसको बताया गया है। और फिर है आपका इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखिए इलेक्शन की बात हुई है तो बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए पॉइंट्स भी दिए हुए हैं पूरे। 1/3 सीट्स जो है रिजर्व करनी चाहिए वीमेन कैंडिडेट्स के लिए। किस तरह के क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए कोर्ट में अगर आप कंटेस्ट कर रहे हो इलेक्शंस में। और जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाना चाहिए। तो आई होप इस नोट से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स आपको, आपके लिए, आपके चैप्टर को समझने के लिए। और हाउ टू राइट आंसर इन योर एग्ज़ाम, तो वहाँ से यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।